नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आरओ एआरओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के तहत मध्यकालीन इतिहास से जुड़े हुए प्रश्नों को। तो इस सीरीज का ये मेरा 12वां लेक्चर है और मध्यकालीन इतिहास से जुड़ा हुआ ये मेरा पहला लेक्चर है। इस सीरीज के तहत अभी तक हमने डिस्कस कर लिया है इंडियन पॉलिटी से जुड़े हुए प्रश्नों को, मॉडर्न हिस्ट्री से जुड़े हुए प्रश्नों को और एंशिएंट हिस्ट्री से जुड़े हुए प्रश्नों को। तो अभी तक अगर आपने इस सीरीज के उन लेक्चर्स को नहीं देखा है जो पहले कंडक्ट हो चुके हैं, तो आप इस चैनल पे चले जाइए। वहां पर आपको आरओ एआरओ प्रीवियस ईयर सॉल्व्ड क्वेश्चंस पेपर के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में इस सीरीज के सभी लेक्चर्स आपको एक क्रम से मिल जाएंगे, तो वहां जाकर के आप उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो प्रश्नों पे आए उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि डिकोड एग्जाम की तरफ से आरओ एआरओ प्री और मेंस दोनों के लिए एक कंबाइंड बैच जिसका नाम है फाउंडेशन बैच वो बनाया गया है, जिसमें कि आरओ एआरओ के प्री और मेंस दोनों के सिलेबस को पूरी तरह से कवर किया जाता है। इसमें आपको मिलता है वीडियो लेक्चर्स जो सभी टॉपिक से जुड़े होते हैं, जो सिलेबस है उसके सभी टॉपिक्स का वीडियो लेक्चर, सभी टॉपिक से जुड़े हुए पीडीएफ नोट्स, साथ ही साथ प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज, मुख्य परीक्षा के लिए उत्तर लेखन का कार्यक्रम, ये सब जो है संचालित किया जाता है। इस प्रोग्राम के तहत आपको ये उपलब्ध होगा। तो अगर आपने मन बनाया हुआ है कि आपको आरओ एआरओ इस बार क्वालिफाई करना है, तो निश्चित रूप से ये जो हमारा प्रोग्राम है ये इसमें आपकी बहुत सहायता करने वाला है, क्योंकि फिर रिसोर्स तलाशने के लिए आपको अलग अलग भटकना नहीं पड़ेगा। एक ही जगह सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा और एक क्रम से बस आपको पढ़ना रहेगा। बाकी प्रैक्टिस जो है मुख्य परीक्षा के लिए भी हम लोग कराएंगे, तो सारी चीजें आपको एक ही जगह मिल जाएगी। तो एक ही छतरी के नीचे आपको सब चीजें उपलब्ध हो जाएंगी। तो अगर आप इच्छुक हो या ज्यादा जानकारी चाहिए आपको, तो 9506742546 पर आरओ एआरओ फाउंडेशन बैच लिख करके हमें व्हाट्सएप करिए, सारी डिटेल्स आपको वहां से पता चलेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम पहले प्रश्न से प्रारंभ करेंगे। आपको प्रश्न अपने स्क्रीन पे दिख रहा है। मेरे साथ ही इन प्रश्नों को पढ़ते हुए, इन्हें सॉल्व करते हुए और अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखते हुए आप आगे बढ़ेंगे। आप सभी से यही मैं उम्मीद करता हूं। तो चलिए पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। पहला, निम्नलिखित में से कौन राजा मोहम्मद गौरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित किया गया था? हमारे ऑप्शंस हैं ए पृथ्वीराज चौहान, बी जयचंद, सी कुमारपाल और डी भीम द्वितीय। तो ये यूपी आरओ एआरओ 2016 के प्रीलिम्स में प्रश्न पूछा गया था कि मोहम्मद गौरी को चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किस भारतीय शासक को पराजित कर दिया? तो इसका उत्तर हमारा है जयचंद। तो 1192 में जो तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था, उसने उत्तर भारत का पूरा मार्ग खोल दिया मोहम्मद गौरी के लिए, और मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को हरा करके दिल्ली पर उसने अधिकार कर लिया। उसके बाद उत्तर भारत के जो सबसे मजबूत शासक थे पृथ्वीराज चौहान के बाद जयचंद, गढ़वाल नरेश जयचंद, कन्नौज के राजा जयचंद, उनका नंबर आया और 1194 में जयचंद को भी मोहम्मद गौरी ने चंदावर के युद्ध में पराजित कर दिया। ठीक है, तो हमारा उत्तर है बी। अगला, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? ए बलबन, बी कैकुबाद, सी जलालुद्दीन खिलजी और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये पूछा गया आरओ एआरओ मेंस 2014 में। तो गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहने वाला बलबन था। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो बलबन का राजत्व का सिद्धांत था, जो उसकी किंगशिप का प्रिंसिपल था, वो दैवीय आधार पर आधारित था, क्योंकि बलबन स्वयं को धरती पर ईश्वर की छाया या पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि घोषित करता था। और हम जानते हैं कि लौह और रक्त की नीति भी
उसके राजत्व के सिद्धांत का एक प्रमुख आधार था। ठीक है, तो हमारा उत्तर है ए बलबन। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी? तो इल्तुतमिश के राज्यकाल में दिल्ली सल्तनत की राजधानी क्या थी? तो ए आगरा, बी लाहौर, सी बदायूं और डी दिल्ली। तो निश्चित रूप से कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जब इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा तो उसने लाहौर से राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित कर लिया। तो हमारा उत्तर है दिल्ली। तो इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी दिल्ली ही थी। तो तीसरे का हमारा उत्तर है डी। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो सूची 1 में स्थान है और सूची 2 में शासकों का नाम है। तो कौन सा शासक किस राज्य से जुड़ा हुआ था, यही हमारा प्रश्न है और यह पूछा गया है, बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न 2017 में। ठीक है, चलिए तो इसको जो है हम करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं चित्तौड़ राणा रतन सिंह, ठीक है, पूरा वो कहानी अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ पर हमले की, रानी पद्मावती की, ठीक है, और उसी में जो है गोरा और बादल की पूरी कहानी। ठीक है, तो बी का 4 है। बी का 4 हमें कहां दिख रहा है? बी का 4 हमें बी में भी दिख रहा है, सी में भी दिख रहा है, डी में भी दिख रहा है। एग्जामिनर जानता है कि ये आसान ऑप्शन है, सबको आता होगा। ठीक है, इसके अलावा सी देवगिरी राजा राय रामचंद्र, ठीक है, ये देवगिरी के शासक थे। तो सी का 2 हमें कहां दिख रहा है? तो सी का 2 हमें दिख रहा है ए में भी और डी में भी। इसके अलावा रणथंभौर हठी हमीर देव, इनको इतिहास में इस नाम से जाना गया, और गुजरात कर्णदेव। ठीक है, तो ऑप्शंस कैसे होंगे? रणथंभौर, ए का 3 हमें कहां दिख रहा है? देखिए केवल डी में दिख रहा है। तो यही हमारा उत्तर है, रणथंभौर हमीरदेव, चित्तौड़ राणा रतन सिंह, गुजरात कर्णदेव और देवगिरी रामचंद्र। ठीक है, तो चौथे का जो हमारा उत्तर है वो है डी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया? ए इल्तुतमिश, बी नासिरुद्दीन महमूद, सी बलबन और डी अलाउद्दीन खिलजी। तो ये बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न है। ठीक है, 2021 का ये प्रश्न है। तो किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया? इल्तुतमिश ने, नासिरुद्दीन महमूद ने, बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो देखिए दिल्ली सल्तनत के इतिहास में सबसे बड़ी और सबसे केंद्रीकृत सेना जिसके पास थे उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। और दिल्ली सल्तनत के इतिहास में सबसे अधिक बार मंगोलों का आक्रमण जिस सुल्तान के शासन में हुआ उसका भी नाम था अलाउद्दीन खिलजी। और इस हिसाब से हम इसका उत्तर डी मानते हैं, अलाउद्दीन खिलजी। अगला, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया? तो दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया? यह री एग्जाम 2016 में पूछा गया प्रश्न है। ए बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मुबारक खिलजी और डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो खिलजी वंश के मुबारक खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया। तो हमेशा से जो दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठता था वो खलीफा का दूत होता था, खलीफा का सहायक के रूप में, खलीफा के आदेशों से वो बैठता था, शासन खलीफा के नाम से होता था। लेकिन मुबारक खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने खुद को खलीफा के सेनापति की जगह खुद को खलीफा ही घोषित कर दिया, और ये एक अयोग्य शासक था। बर्नी लिखता है कि ये मुबारक खिलजी स्त्रियों के कपड़े पहनता था और कभी कभी अपने दरबार में ये नंगे दौड़ता था। तो ये खिलजी वंश का मुबारक खिलजी, सी हमारा उत्तर है। इसने ही स्वयं को खलीफा घोषित कर लिया। अगला, निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवान ए अमीर को ही विभाग की स्थापना की थी? ए बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक और डी फिरोज शाह तुगलक। तो ये 2017 में पूछा गया प्रश्न है प्रीलिम्स में।
तो दीवान अमीर कोही विभाग की स्थापना किसने की, यही हमारा प्रश्न है। तो सी, मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान अमीर कोही विभाग की स्थापना की। कृषि की उन्नति से जुड़ा हुआ ये विभाग था। इसके अंतर्गत अधिक से अधिक भूमि को कृषि योग्य बना करके अधिक से अधिक उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को प्रेरित किया जाता था। अगला, बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी। ए बलबन ने, बी अलाउद्दीन खिलजी ने, सी मोहम्मद बिन तुगलक ने और डी फिरोज शाह तुगलक ने। तो बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी, इसका उत्तर है डी, फिरोज शाह तुगलक ने ऐसा कारनामा किया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी। ए इल्तुतमिश ने, बी बलबन ने, सी अलाउद्दीन खिलजी ने और डी फिरोज शाह तुगलक ने। तो सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना का श्रेय दिया जाता है फिरोज शाह तुगलक को और बहुत सारे निर्माण के लिए इसको उत्तरदायी माना जाता है। ठीक है, तो 9 का हमारा उत्तर है डी। अगला, निम्नलिखित में से किसने आगरा की स्थापना की थी। ए बलबन ने, बी बहलोल लोदी ने, सी सिकंदर लोदी ने और डी फिरोज तुगलक ने। तो निम्नलिखित में से आगरा की स्थापना की थी सिकंदर लोदी ने। तो सिकंदर लोदी राजस्थान की जो राजपूत रियासतें थी उनसे नजदीक में और उन्हें जो है नियंत्रित करने के लिए आगरा में का उसने जो है निर्माण कराया 1504 ईस्वी में। सी हमारा उत्तर है, आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी। और सिकंदर लोदी को हम जानते हैं गजे सिकंदरी की वजह से जो माप की एक इकाई थी। अगला, निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है। तो अन्न के ऊपर जिसने कर समाप्त कर दिया उस सिकंदर सुल्तान का क्या नाम है। ए अलाउद्दीन खिलजी, बी गियासुद्दीन तुगलक, सी फिरोज तुगलक और डी सिकंदर लोदी। तो किसने जो है अन्न के ऊपर कर समाप्त कर दिया, तो इसका भी नाम है सिकंदर लोदी। 11 का जो हमारा उत्तर है वो है डी। आगे बढ़ते हैं। तो अब सूची वाला प्रश्न आ गया है। सूची 1 को सूची 2 से हमें सुमेलित करना है। सूची 1 में क्या है, तो सूची 1 में मस्जिदें हैं और सूची 2 में क्या है, तो उन मस्जिदों के निर्माताओं के नाम हैं और इन्हें ही हमें ठीक प्रकार से सुमेलित करना है। यह प्रश्न पूछा गया है ROARO मेंस 2021 में। जैसा कि मैंने आपको बार बार बताया कि 2016 के री एग्जाम से ही कठिन प्रश्न बनाने की होड़ आयोग में प्रारंभ हुई और जिसकी चरम परिणति हमें देखने को मिली 2021 के प्रीलिम्स और 2021 के मेंस में। उसी का एक उदाहरण अब आपके सामने है। इसमें से केवल अटाला देवी मस्जिद जौनपुर को हम छोड़ दें तो कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो बहुत अधिक जाना पहचाना हो। दूसरे ऑप्शन में हम अदीना मस्जिद पांडुआ को भी मान सकते हैं। ठीक है, तो उसी सूचना के आधार पे हम प्रारंभ करते हैं। अटाला देवी मस्जिद ए का 2 इब्राहिम शाह सर्की, तो सर्कियों ने बनवाया। ठीक है, ये हमें पता है। तो ए का 2 हमें कहां कहां दिख रहा है, ए का 2 हमें दिख रहा है बी में और सी में, यानी डी हमारा उत्तर नहीं होगा, ए हमारा उत्तर नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के एक इंफॉर्मेशन के सहायता से हमने 4 ऑप्शन को 2 में कन्वर्ट कर दिया है। अब इसके बाद अगर हम देखें तो अदीना मस्जिद पांडुआ, ये थोड़ा सुना सुनाया हमें फैक्ट लगता है और इसका हमारा उत्तर है सिकंदर शाह। ठीक है, तो डी का 3 हमें कहां दिख रहा है, डी का 3 केवल और केवल हमें बी में दिख रहा है, तो यही हमारा बी उत्तर है। ठीक है, तो ए का 2, बी का 4 छोटा सोना मस्जिद वली मोहम्मद। ठीक है, वली मोहम्मद, ये हुसैन शाह के शासनकाल में बताया जाता है कि बना। सोना उनकी रानी थी और कई जगह ये बताया जाता है कि इस पर सोना की परतें जो है चढ़ी हुई थी, तो इसलिए। ठीक है, और सी का 1 कदम रसूल
नुसरत शाह, कदम रसूल मतलब रसूल का कदम जहां पर पड़ा वो पूरा वो उसका निशान भी है, ठीक है। तो बी हमारा उत्तर है 12 का। ये बहुत कठिन प्रश्न था। अगला, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे? तो अष्ट दिग्गज कृष्णदेव राय के दरबार में कौन थे? विजयनगर साम्राज्य से यह प्रश्न है। ए 8 मंत्री, बी 8 तेलुगु कवि, सी 8 महान सेनापति, डी 8 परामर्श दाता। तो कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज थे, 8 तेलुगु कवि। तो कृष्णदेव राय के शासनकाल को साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। आइए थोड़ा सा कृष्णदेव राय के बारे में हम जानते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैं बताया कि इनका शासनकाल यानी कृष्णदेव राय का शासनकाल साहित्य का क्लासिक युग माना जाता है और तेलुगु साहित्य का ये स्वर्ण युग भी माना जाता है। इनके दरबार में अष्ट दिग्गज थे जो कि तेलुगु भाषा के 8 विद्वान और कवि रहते थे। सबसे प्रमुख इसमें पेड्डुन्ना थे जो तेलुगु तथा संस्कृत भाषा के ज्ञाता थे। अब कृष्णदेव राय भी स्वयं विद्वान थे। इन्होंने जामवती कल्याणम संस्कृत में और अमुक्त माल्य तेलुगु भाषा में लिखी, जो कि राज व्यवस्था से जुड़ी हुई किताब है, जिसमें कि उन्होंने ये माना कि राजा का उत्तरदायित्व प्रजा के प्रति है और प्रजा का अस्तित्व है या प्रजा की सहमति है तभी तक राजा का अस्तित्व है। जबकि जो शासन की दैवीय सिद्धांत कहता है शासन का, उसमें यही था जो माना जाता था कि जो राजा है वो देवता का रूप है और वो जो है देवता या देवी का प्रतिनिधि है, इसलिए उसका उत्तरदायित्व भी देवता और देवी के प्रति है, न कि उसके अपनी प्रजा के प्रति। तो ये भी जो है, अब समझ लीजिए कि इतने वीर सेनापति ये थे और बहुत से युद्धों में इन्होंने विजय पाई, जो बहमनी सल्तनत से की अस्तित्व का इन्होंने जो है पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। लेकिन उसके बाद भी इन्होंने ग्रंथ लिखा और ये जो ग्रंथ है ये तेलुगु भाषा के 5 ग्रंथों में से एक माना जाता है, ठीक है। हजारा मंदिर और विट्ठल स्वामी मंदिर का भी इन्होंने निर्माण करवाया, जिसमें कि एक खम्भा है जिस पर कि सुरमय संगीत निकलता है, ठीक है। तो ये सारी, और एक महत्वपूर्ण कि बाबरनामा में कृष्णदेव राय को बाबर ने तत्कालीन भारत का सबसे शक्तिशाली शासक माना था, ठीक है। अगला, प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? कोंकणी, मलयालम, तमिल, तेलुगु। तो निश्चित रूप से डी हमारा उत्तर है, तेलुगु। 14 का उत्तर डी। अगला, अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था देवराय प्रथम के राज्यकाल में, देवराय द्वितीय के राज्यकाल में, सी कृष्णदेव राय के राज्यकाल में और डी वीर विजय के राज्यकाल में। तो अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था देवराय द्वितीय के राज्यकाल में। तो 15 का जो हमारा उत्तर है वो है बी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? तो किसने कुतुब मीनार के निर्माण में अपना कोई योगदान नहीं दिया? ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी अलाउद्दीन खिलजी और डी फिरोज शाह तुगलक। तो इसमें हमारा उत्तर है सी, अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निर्माण में अपना कोई योगदान नहीं दिया। तो कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ किया, उसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया और कहा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में जो 4 मंजिली इमारत थी कुतुब मीनार, उसका 1 मंजिल टूट गया, तो फिर 2 मंजिल उस पर बनवाने का कार्य फिरोज शाह तुगलक ने किया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक भी, इल्तुतमिश भी और डी फिरोज शाह तुगलक भी कुतुब मीनार के निर्माण में इन्होंने अपना योगदान दिया, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने इसके निर्माण से जुड़ा हुआ नहीं है और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर इसका नाम कुतुब मीनार पड़ा, ठीक है। अगला, अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। तो अमीर खुसरो का जन्म कहां हुआ था? ए आगरा में, बी बाराबंकी में, सी एटा में और डी इटावा में। तो अमीर खुसरो का जन्म हुआ था सी एटा में। अगला, निम्नलिखित में से किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय में हुई? ए सती प्रथा, बी बाल विवाह, सी जौहर प्रथा और डी इनमें से
कोई नहीं। तो निम्नलिखित में किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय में हुई? तो उत्तर हमारा है जौहर, सी। ठीक है, तो देखिए, जब तक बाहरी आक्रमणकारी का आगमन नहीं हो गया तब तक भारत में युद्ध भी एक खेल की तरह ही था और उसके पूरे बाकायदा नियम बनाए गए थे और उन नियमों की अवहेलना नहीं की जाती थी, जिसे युद्ध धर्म के नाम से हम जानते हैं। उन नियमों की श्रृंखला को, कि युद्ध हमेशा दिन में लड़ा जाएगा, युद्ध हमेशा बराबरी की स्थिति में लड़ा जाएगा, यानी कि जो निहत्था है उस पर शस्त्र से हमला नहीं होगा। तो पूरा उसके का जो है एक नियम था, उसे धर्म युद्ध कहते थे। ठीक है, कि युद्ध का की क्या प्रणाली है और जनता पूरी तरह से सुरक्षित होती थी, स्थान तय होता था, उसके बाद युद्ध होता था। लेकिन जब इस्लामी आक्रमणकारी भारत में आने लगे तो उनके युद्ध के तरीकों ने भारतीय जनता को, आम जनता को, जिनका उस युद्ध से कोई लेना देना नहीं है, उनको भी भयभीत करना प्रारंभ कर दिया। तो गांव को गांव जला देना, लूट लेना, स्त्रियों का अपहरण कर लेना, यह स्थिति थी। युद्ध तो पहले भी होते थे, लेकिन उसमें कोई इस तरह का कार्य नहीं होता था कि किसी दूसरे की स्त्री को जबरन पकड़ लेना और उसको अपनी रखैल बना लेना, उसको अपना गुलाम बना लेना, पुरुषों को गुलाम बना लेना, स्त्रियों को गुलाम बना लेना। तो ये प्रारंभ हुआ उसी समय से। और फिर राजपूताने में, मेवाड़ को हम जानते हैं, वहां कई बार जौहर हुआ। इसीलिए हुआ कि ये जो हैवान आ रहे हैं, जब इनके हाथ में हम पड़ जाएंगे तो ये हमारे शरीर का, हमारे सम्मान के साथ बहुत बुरी तरह से खेलेंगे। तो हम ऐसा करेंगे कि हमारी राख इनको मिल पाए, हमारा शरीर इनको नहीं मिल पाए। तो अब आप सोच लीजिए कि कैसे लोग होते होंगे कि जिनके उससे लोग जो है जौहर कर लें स्त्रियां। तो बड़े बड़े कुंड, 26-26 हजार, 30-30 हजार स्त्रियां एक एक कुंड में। पूरी जो है दर्दनाक कहानी है। सी इसका उत्तर है। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में युद्ध है, सूची 2 में वो युद्ध किस वर्ष लड़ा गया वो है। ठीक है, तो इसमें ए का 2 चंदावर का युद्ध, ठीक है, चंदवाड़ लिखा है, चंदावर का युद्ध 1194 में। तैमूर का भारत पर आक्रमण 1398 में। तालीकोटा का प्रसिद्ध युद्ध जो कि लड़ा गया बहमनी सल्तनत के जो 5 सल्तनतें थी और विजयनगर साम्राज्य में, जिसमें विजयनगर साम्राज्य की हार हो गई और उसके बाद विजयनगर साम्राज्य डिक्लाइन हो गया। घाघरा का युद्ध जो कि मुगलों यानी बाबर और अफगान संघ में हुआ, ये घाघरा का युद्ध। ठीक है, तो ए का 2 है। ए का 2 हमें कहां दिख रहा है? बी में भी दिख रहा है, सी में भी दिख रहा है। तैमूर का आक्रमण बी का 1 है, बी का 1। तैमूर का आक्रमण बी का 1, ए का 2, बी का 1 और सी का 4 और डी का 3। तो यह डी हमारा उत्तर है। तो 19 का जो हमारा उत्तर है वो है डी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ है यात्री और दूसरी तरफ है देश। ए इबन बतूता मोरक्को, बी मार्को पोलो इटली, सी अब्दुल रजाक तुर्की और डी नूनीज पुर्तगाल। तो देखिए, इसमें इबन बतूता, मार्को पोलो, नूनीज सही सुमेलित है। सही सुमेलित नहीं है अब्दुल रज्जाक, क्योंकि ये तुर्की का नहीं था, ये ईरान के शासक मिर्जा शाहरुख का दूत बनकर के आया था और ये देवराय द्वितीय के समय में विजयनगर साम्राज्य का इसने दौरा किया था। तो सी हमारा उत्तर है। अगला, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो 4 घटनाएं हैं। पहला, मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण। दूसरा, अफगान पूर्व षड्यंत्र। तीसरा, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या। और चौथा, तराइन का द्वितीय युद्ध। तो ये जो प्रश्न है थोड़ा सा चालाकी से निश्चित रूप से बनाया गया है। अगर इन सब घटनाओं में आप देखेंगे
तो अगर आप पढ़ रहे हैं मध्यकालीन इतिहास तो आपको इतना तो मोटे तौर पे समझ आएगा कि तराइन का दूसरा युद्ध जो था वो इसमें से सबसे पहला होना चाहिए। और ऐसे में आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ए आपका उत्तर है। तो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ 1192 में, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच, जिसमें दुर्भाग्यपूर्ण रूप से पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। इसके बाद जलालुद्दीन खिलजी की हत्या हुई, उसी के भतीजे अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 1296 में, ठीक है। तो 4 के बाद 3 हुआ। अफगानपुर षड्यंत्र, ये थोड़ा कम प्रसिद्ध है। ये 1325 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक के सम्मान में अफगानपुर गांव में एक लकड़ी का महल बनाया गया जो कि गिर गया और उसमें उसकी मृत्यु हो गई। और इसके पीछे जो है मोहम्मद बिन तुगलक को उत्तरदायी माना गया। तो ये 1325 की घटना। और उसके बाद राजधानी का स्थानांतरण जो है मोहम्मद तुगलक द्वारा दिल्ली से तुगलकाबाद, ठीक है। तो 4 3 2 1 यही हमारा उत्तर है ए। अगला, जौनपुर नगर निम्नांकित की स्मृति में स्थापित किया गया। तो जौनपुर नगर किसकी स्मृति में स्थापित किया गया? ए गयासुद्दीन तुगलक, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी फिरोज शाह और डी अकबर। तो फिरोज शाह तुगलक द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में जौनपुर नगर को स्थापित किया गया। तो हमारा जो उत्तर है वो है बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं थोड़ा जौनपुर के इतिहास की, ठीक है। तो जौनपुर की स्थापना फिरोज तुगलक ने अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में 1359-60 ईस्वी में गोमती नदी के तट पर किया। और ये मलिक सरवर नामक हिजड़ा, जिसे मोहम्मद तुगलक द्वारा सुल्तान उस सर्क व ख्वाजा जहां की उपाधि प्राप्त थी, इसी ने जौनपुर में सरकी राज्य की स्थापना की। और फिर सारा डिटेल यहां पर लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। अगला, जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने, इब्राहिम शाह सरकी ने और सिकंदर लोदी ने। तो जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। तो 23 का जो हमारा उत्तर है वो है बी। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया? तो जजिया कर समाप्त करने वाला प्रथम शासक कौन था? ए जैन उल आबेदीन, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी हुसैन शाह सरकी और डी अकबर। तो निम्न में से सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त करने वाला शासक था जैन उल आबेदीन, जो कि कश्मीर का शासक था और जिसने कि 1420 से लेकर के 1470 तक कश्मीर पर शासन किया। इसे एक धर्मनिरपेक्ष शासक माना गया, जिसने कि अपने राज्य के सभी धर्मों के मानने वालों के साथ बराबरी का व्यवहार किया और कश्मीर में अपनी रियासत में इसने गौ हत्या पर भी प्रतिबंध लगा दिया था, ये भी बताया जाता है। और जो कश्मीरी पंडित मुस्लिम शासन में कश्मीर को छोड़ करके निकले थे, उनको भी वापस बुलाने का कार्य इसने किया था। तो जैन उल आबेदीन ये हमारा उत्तर है। इसके बाद तो अकबर के बारे में भी है कि उसने जजिया कर को समाप्त किया था और जैन उल आबेदीन को कश्मीर का अकबर भी कहते हैं, ठीक है। अगला, द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी? ए गंग, बी काकतीय, सी होयसल और डी कदम्ब। तो द्वार समुद्र होयसल राज्य की राजधानी थी। 25 का जो हमारा उत्तर है वो है सी। आगे बढ़ते हैं। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया था। तो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसने किया? अलवार संतों द्वारा, सूफी संतों द्वारा, सूरदास द्वारा, तुलसीदास द्वारा। तो निश्चित रूप से ये हमारा उत्तर है, आलवार संतों द्वारा भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया है, ठीक है। अगला, शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया। तो शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया? माधवाचार्य ने, वल्लभाचार्य ने, श्रीकांताचार्य ने, रामानुज ने। तो निश्चित रूप से वल्लभाचार्य ने शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया, पुष्टि मार्ग। अगला, कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक है। तो कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों
का संकलन जो है उसका क्या शीर्षक है? ए सबद, बी अमर मूल, सी साखी और डी रामायणी। तो हम जानते हैं सबद, साखी, रामायणी ये सब कबीर की रचनाएं हैं। कबीर और धर्मदास के मध्य जो संवादों का संकलन है उसका शीर्षक है बी अमर मूल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता थे। तो रामचरितमानस को किसने लिखा? ए तुलसीदास ने, बी वाल्मीकि ने, सी सूरदास ने और डी वेद व्यास ने। तो रामचरितमानस ग्रंथ के रचयिता है ए तुलसीदास। तो तुलसीदास ने अवधी भाषा में रामचरितमानस का लेखन कार्य किया और निश्चित रूप से घर घर में विश्व की सर्वाधिक बिकने वाली पुस्तकों में इसका जो है नाम सर्वोच्च पर है। लगभग एक समय था कि लगभग हर हिंदू के घर पे रामचरितमानस निश्चित रूप से रहते थे और इसे पूरा स्नान करने के बाद, ध्यान करने के बाद एकदम शुद्ध वातावरण में खोला जाता था, पढ़ा जाता था और पढ़ने से पहले और पढ़ने के बाद जो है उसे प्रणाम किया जाता था और उसे रखा जाता था। तो बहुत पवित्र पुस्तक के रूप में ये रही। अगला है, निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था? ए चिश्तिया, बी सुहरावर्दिया, सी कादरिया और डी नक्शबंदिया। तो निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिलों में संगीत के जो विरुद्ध था उसका नाम था नक्शबंदिया। तो सिलसिले तो संगीत से जुड़े रहते थे, खूब अपना झूम झूम करके गाते रहते थे, भक्ति में लीन रहते थे, लेकिन 14वीं शताब्दी में ख्वाजा बहराउद्दीन नक्शबंद के द्वारा जो ये नक्शबंदिया सिलसिला प्रारंभ किया गया, इसने संगीत का विरोध किया। अगला, निम्नलिखित सूफियों में किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना? तो किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना? ए शाह मोहम्मद गौस, बी शाह अब्दुल अजीज, सी शाह वली उल्लाह और डी ख्वाजा मीर दर्द। तो हमारा उत्तर है शाह मोहम्मद गौस। ए तो 31 का उत्तर है शाह मोहम्मद गौस और ये सत्तारी सिलसिले से जुड़े हुए थे। अगला, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? अब्दुल कादिर जिलानी के, ख्वाजा अबू यूसुफ के, ख्वाजा उस्मान हारूनी के और डी ख्वाजा मौदूद के। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे ख्वाजा उस्मान हारूनी के। तो 32 का हमारा जो उत्तर है वो है सी ख्वाजा उस्मान हारूनी। अगला, निम्नलिखित में से किस चिश्ती संत को चिराग दिल्ली कहा जाता है? ए मुयुद्दीन, बी फरीदुद्दीन, सी निजामुद्दीन औलिया और डी नासिरुद्दीन। तो निम्नलिखित में से चिश्ती संत नासिरुद्दीन को चिराग ए दिल्ली कहा जाता है। चिराग ए रोशन यानी चिराग ए दिल्ली। तो 33 का जो हमारा उत्तर है वो है डी। आगे बढ़ते हैं। मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे। तो मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे ए फारसी, बी अफगान, सी चगताई तुर्क और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे 34 का सी चगताई तुर्क। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को किसने भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था? आरओ यारो मेंस 2021 का ये प्रश्न है। ए उस्ताद अली, बी मुस्तफा, सी दौलत खान और डी हसन खान। तो अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को दौलत खान लोदी ने भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रित किया था और दौलत खान लोदी उस समय लाहौर का गवर्नर था और इसी ने ही निमंत्रण दिया कि आइए और इब्राहिम लोदी पर अटैक करिए। बाबर से इसने कहा था। एक थियरी ये भी कहती है कि राणा सांगा ने आमंत्रित किया था, हालांकि वो थियरी सटीक नहीं जान पड़ती, लेकिन ये दौलत खान लोदी का नाम तो एकदम सर्वव्यापी है। तो 35 का हमारा उत्तर सी है। आगे बढ़ते हैं। राणा सांगा ने निम्नलिखित युद्धों में से किसमें बाबर के विरुद्ध लड़ाई की थी?
ए पानीपत का युद्ध, बी खानवा का युद्ध, सी चंदेरी का युद्ध और डी घाघरा का युद्ध। तो पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, जिसमें कि अप्रत्याशित रूप से बाबर विजयी हुआ और इब्राहिम लोदी युद्ध के मैदान में मारा गया। और इब्राहिम लोदी पहला दिल्ली सल्तनत का शासक था जो युद्ध के मैदान में मारा गया। तो बाबर यहां से विजयी हो गया और उसके बाद जैसा कि राणा सांगा को लग रहा था कि बाबर यहां पर लूट मचाने के बाद वापस अपने देश चला जाएगा, लेकिन बाबर ने तो यहीं पे रहने का निर्णय कर लिया। और जैसे ही बाबर ने यहाँ पे रहने का निर्णय कर लिया, वैसे ही राणा सांगा जो उस समय उत्तर भारत की एक प्रमुख शक्ति थे, उनसे बाबर का टकराव निश्चित हो गया, जो कि हुआ खानवा के मैदान में 1527 में, जिसमें अप्रत्याशित रूप से राणा सांगा की पराजय हो गई और बाबर युद्ध जीत करके आगे आ गया। ठीक है, तो 36 का हमारा उत्तर है बी, खानवा के युद्ध। अगला, निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया? अकबर ने, बाबर ने, हुमायूं ने, शाहजहां ने। तो शाहरुख नामक सिक्का चलाने का श्रेय दिया जाता है बी, बाबर को। अगला, शेर शाह सूरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही हैं? ये आरओ मेंस 2021 का प्रश्न है। तो शेर शाह सूरी के संबंध में दो कथन है। क्या है? पहला, वह एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माता थे, और दूसरा, हालांकि एक शासक के रूप में उनके गुण युद्ध के मैदान पर उनकी जीत से अधिक उल्लेखनीय नहीं थे। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव करिए। तो इन दोनों में से कौन सा कथन सही है? तो वह एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था का निर्माता था, तो ये तो निश्चित रूप से इतिहास में यह माना जाता है कि शेर शाह सूरी एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था का निर्माता था। दूसरा, हालांकि एक शासक के रूप में उनके गुण युद्ध के मैदान पर उनकी जीत से अधिक उल्लेखनीय नहीं थे। तो शेर शाह सूरी एक शासक के रूप में युद्ध के मैदान में बहुत योग्य सेनापति था, लेकिन उससे भी बढ़कर के ये जो है प्रशासनिक निर्माता था, प्रशासक उससे बढ़ करके था। तो ये जो कथन है ये गलत है और इसलिए केवल एक सही है, 38 का ए। अगला, शेर शाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था? कालिंजर, मालवा, कन्नौज, गौड़। तो शेर शाह सूरी का अंतिम अभियान कालिंजर राज्य के विरुद्ध था और कालिंजर का किला घेरा गया था, उस पे तोप के गोले बरसाए जा रहे थे। उसी समय 1545 में एक तोप का गोला फट गया, जिसमें शेर शाह सूरी बुरी तरह से झुलस गया और अंततः उसकी मृत्यु हो गई। तो 39 का उत्तर है ए। अगला, शेर शाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपए की विनिमय दर क्या थे? तो शेर शाह ने तांबे के सिक्के चलाए जिसे दाम कहा गया, और चांदी का उसने रुपया चलाया है। तो यह पूछा जा रहा है कि दाम और चांदी के रुपए की विनिमय दर क्या थी? ए 16-1, बी 32-1, सी 48-1 और डी 64-1। तो 64 दाम में एक चांदी का सिक्का मिलता था, यानी रुपया। और इसी को दूसरे तरीके से कहें तो चांदी का 1 रुपए के बदले तांबे के 64 दाम मिलते थे। ठीक है, तो इस लेक्चर में बस इतना ही। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा। मिलता हूं इसी तरह के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।